बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। कि पहले हमने देखा था कि अगर हम कांस्टेंट फोर्स के साथ किसी मैस को ऐसे खींच रहे हैं, मतलब मैस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो मैस क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो फिर हम वर्क डन कैसे निकाले, मतलब उसमें फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, मतलब अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रही है, तो फिर हमें कहा जाता है कि अब आप भैया जी बताएं कि वर्क डन कितना है। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स के वेरिएबल होने की कंडीशन क्या है। देखिए आपको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो देखिए अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स चेंज हो गई है, फोर्स वेरिएबल फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो फोर्स वेरिएबल फोर्स बन जाती है, मतलब वो चेंज हो रही है। तो इसको आप लिखेंगे किस तरह कि इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स changes, then the force is said to be a variable force। तो फोर्स क्या कहलाएगी, एक वेरिएबल फोर्स कहलाएगी। ओके है, तो आपने मैग्नीट्यूड चेंज करना है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो फोर्स क्या होगी, एक वेरिएबल फोर्स बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम किस किस तरह से फोर्स को वेरी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल है, एक रोजमर्रा की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कोई इस तरह का पाथ है, इस तरह का पाथ है, ठीक है, रोजमर्रा की दुनिया बहरहाल आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, एक मैस है, यहाँ पर एक मैस है और आपने इस मैस को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है, ठीक है। तो आप क्या हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे आपने एक बात बतानी है कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी इसको ऐसे ऊपर लेके जाने में, या जब ये मैस यहाँ पर पहुँच गया है, यही मैस यहाँ पर पहुँच गया है, इसको ऐसे इस तरह से फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो जब ये मैस यहाँ पर पहुँच गया है तो बंदा यहाँ पर है, तो अब इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ, मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये मैस क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो मुझे बताएं इसकी फोर्स कब ज़्यादा लगेगी, इस मैस को ऊपर लेके जाने में कि इस मैस को नीचे लेकर आने में, यहाँ से। तो आप कहेंगे कि सर जब इस मैस को ऊपर लेके जाया जा रहा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब फोर्स कम लगेगी। तो मतलब कि यहाँ से जब ये मैस को इस पॉइंट पर लेके जाएगा, बी पॉइंट तक लेके जाएगा, ठीक है, खींच के ऐसे फोर्स लगा के, तो फोर्स आपसे पूछेगी कि क्या इसने कांस्टेंट फोर्स लगाई है, आप कहेंगे नहीं सर इसने वेरिएबल फोर्स लगाई है, कभी फोर्स ज़्यादा कभी फोर्स कम, फिर फोर्स ज़्यादा फिर फोर्स कम। तो आपसे पूछा जाए कि अब मुझे बताएं कि इसने कितना वर्क किया है, तो फिर हम आज वो तरीका देखेंगे कि अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाए फिर हम वर्क किस तरह से निकालें। ये तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो किस तरह से वर्क होगा। तो ये चीज़ अभी आपने फिलहाल जहन में रखनी है। इसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फोर्स वेरिएबल होती है, जैसे आपने पढ़ के आ चुके हैं एक स्प्रिंग मैस सिस्टम, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ये इसकी फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन x = 0 पे है। तो अब अगर मैं इस मैस को इस तरफ फोर्स लगाऊं, इस तरफ क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं, तो ये मैस क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आ गया, ये मैस क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, ये इसमें स्प्रिंग है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स भी आ जाती है, इसमें क्या आ जाए, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है कि जब मैं मैस को यहाँ से छोड़ूंगा तो उसी रीस्टोरिंग फोर्स को यूज करके ये वापस की तरफ जाएगा, ऐसा ही है ना। और वो रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होती है, वो इस तरफ होती है, Fr,
ठीक है, अब गौर से सुनना है, मैं जितना डिस्प्लेसमेंट कवर इसको कराऊंगा उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ बढ़ेगी। एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। मतलब इधर यहां पर इस तरह से कि अगर मैंने स्प्रिंग को इतना खींचा तो डिस्प्लेसमेंट मैंने थोड़ा सा कवर किया, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर है, इस तरफ। मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो मैस को वापस लेके जाती है मेन पोजीशन की तरफ। खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगी। अब मैंने और ज्यादा इसको जोर से खींचा, जो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रही है वो और ज्यादा बढ़ी। फिर मैंने और ज्यादा खींचा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा बढ़ी। मतलब कि वो फोर्स क्या है, वो वेरिएबल है। तो ये भी हमारे के आसपास क्या है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ना आपने एक देखा होगा कि रबड़ में ना कोई भी गुलेल, अगर आप गुलेल को छोड़े बल्कि अगर आप किसी को ऐसे रबड़ मारते हैं तो रबड़ को ऐसे थोड़ा सा खींच के मारेंगे तो उसको जो है वो आहिस्ता से लगेगा, रबड़ को ज्यादा खींच के मारेंगे तो उसको जोर से लगेगा, रबड़ को और ज्यादा खींच के उसको किसी लड़के को ऐसे मारेंगे तो उसको और ज्यादा लगेगा। यानी फोर्स क्या है, वेरिएबल है, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स आ रही है, पहले थोड़ी सी, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो हमारे पास फोर्स क्या है, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, एक और केस इसमें देख लेते हैं, रॉकेट का केस। अब देखिए, रॉकेट जब कोई भी रॉकेट है वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर किधर लग रही होती है, डाउनवर्ड, और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड। लेकिन आपको पता है कि जब सर्टेन हाइट से रॉकेट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कम लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर है। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के बराबर होती है। मतलब कि आप अर्थ की सरफेस से जितना ज्यादा दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती जाएगी, कम लगती जाएगी। तो रॉकेट को फोर्स जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो कम लगाना पड़ेगी। ठीक है, फिर से इसको गौर से सुने कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है उस पर नीचे खींचने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या लग रही है, वो कम होती जाएगी। रॉकेट इतना ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स और कम होगी, रॉकेट इतना ऊपर जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स और कम होगी। तो इस केस में भी क्या है, फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इसकी जब वेरिएबल फोर्स हो तो फिर हम वर्क किस तरह से निकालते हैं वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिसमें फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अब देखते हैं कि इसका वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ना हमने यहाँ पर हमने क्या लिया, कोई पाथ लिया, कोई इस तरह का पाथ लिया ये, और हमें ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो मुझे बताएं कि फोर्स वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी, फोर्स वेरिएबल होगी। ठीक है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। ठीक है, मान लो यहां पर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है जिसको हमने यहां तक, मैस एम की बॉडी है जिसको हमने बी पॉइंट तक लेकर जाना है, और इस पे जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स कुछ हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब क्योंकि मैंने इसको बी की तरफ लेके जाना है ना, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहां तक, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको हम कह लें कि डेल्टा D1, फोर्स कितनी लगाई, F1। अब गौर से सुने, हमें पता है कि जब ए से बी तक लेके जाएंगे तो फोर्स तो वेरिएबल है, और जो हमारे पास ये वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डी, ये तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स के लिए है, ये हमारे पास किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये जो वेरिएबल फोर्स है इसको मैं कांस्टेंट बना सकूं, इसको मैं क्या करूं, कांस्टेंट बना सकूं, ताकि मैं ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करके वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूंगा, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूंगा, और मैं कहूंगा हर पैच में जो लगने वाली फोर्स है ना वो कांस्टेंट है। मतलब पूरे पाथ की बात करें फिर तो फोर्स वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पैच की बात करूं तो इसमें जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट है। फिर मैं अगर इस पैच की बात करूं, इसको मैं डेल्टा D2 का नाम दे लूं, और यहां पे जब मैं उसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वो F2 है, सही है, और ये D2, और ये इनके दरमियान एंगल है थीटा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जितनी डेल्टा D1 डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लगेगी उतनी ही डेल्टा T, ये जो इंटरवल हमने छोटू सा बनाया हुआ है, इसमें उतनी फोर्स लगेगी, नहीं। हो सकता है इन दोनों में लगने वाली वो जो फोर्स है वो डिफरेंट हो,
मतलब फॉर एग्जांपल इसमें 1 न्यूटन लाग रही है, इसमें हो सकता है 2 न्यूटन लाग रही हो, लेकिन जब हम सिर्फ एक पैच की बात करते हैं तब फोर्स कांस्टेंट है। मैं जब सिर्फ डेल्टा D2 की बात करूंगा तब फोर्स कांस्टेंट है। मैं जब सिर्फ डेल्टा D1 की बात करूंगा तब फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं डेल्टा D1 और डेल्टा D2 दोनों की ऐसे मिलाकर बात करूं फिर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो जिस सिर्फ एक पैच की बात करते हैं फिर फोर्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस पैच में भी फोर्स कांस्टेंट, इस पैच में भी फोर्स कांस्टेंट, इस पैच में फोर्स कांस्टेंट, इस पैच में फोर्स कांस्टेंट। तो अब इसमें वर्क कैसे निकालेंगे? पहले मैं इस पैच, छोटू से पैच के लिए जितना वर्क करना पड़ा इस मैच के इधर लेके जाने में उसका जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क निकालूंगा। फिर डेल्टा D2 तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ा वो निकालूंगा। फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब जितने भी मैंने छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं मैं इन सब का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करूंगा कि इतने पैच यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा और कितनी फोर्स लगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, उन सारे वर्क को प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि A से लेकर B तक जाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा है। ओके हो गया। तो इसलिए हम जहां भी वेरिएबल फोर्स हो हम हमेशा वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पूरा वो पाथ होता है, उसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं एक पैच की जो हमारे पास फोर्स है वो कांस्टेंट है। अब मैं उस एक पैच पर ये वर्क वाला फार्मूला लगा सकता हूं। तो हर एक पैच पे वर्क का फार्मूला लगाएंगे फिर उनको सबको ऐड कर देंगे। ओके है, तो देखते हैं ये सारी चीजें किस तरह से होंगी। पहले मैं ना ये एक पैच का वर्क निकालता हूं, सिर्फ इस डेल्टा D1 का, सिर्फ डेल्टा D1 का, पूरे बात की मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ डेल्टा D1 का। उसमें जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेल्टा W1 इज इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है। और हाँ एक और चीज, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, डेल्टा DN, ठीक है। ये जो छोटू सा पैच बनाया हुआ है इसमें डिस्प्ले में डेल्टा DN और यहां पर ये जो फोर्स इस तरह लगेगी इसको हम क्या कहते हैं, FN। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके 10 पैच बनाए हैं ना तो यहां पर डेल्टा D10 हो जाएगा, N की जगह 10 लिख दें। और अगर मैंने 10 पैच बनाए हैं तो यहां पर फोर्स N की जगह 10 लिख दें, F यहां पर 10 आ जाएगा। ओके हो गया। तो N का ये मतलब होता है मतलब जितने भी पैचेस बनाए हैं, अगर 100 पैचेस बनाए हैं तो डेल्टा D 100 लिख दें, F यहां पर 100 लिख दें, ठीक हो गया। तो N का ये मतलब होता है कि जितने हमने इंटरवल उसमें बनाए हुए हैं कहां तक वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो डेल्टा W1 इसमें फोर्स कितनी लग रही है, F1 कॉज θ1 क्योंकि एंगल इनके दरमियान थीटा है, F और D के दरमियान, और डेल्टा D1। ओके हो गया। अब जब दूसरे पैच का निकालेंगे तो डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 कॉज θ2 और डेल्टा D2। ओके। इसी तरह हम हर पैच का वर्क निकालते जाएंगे, हर पैच का ऐसे वर्क निकालते जाएंगे। और ये कहां तक हम किस पैच तक निकाल दें, आखिरी पैच तक हमने वर्क निकाल दें। आखिरी का क्या हम लिखेंगे, डेल्टा WN इज इक्वल टू FN कॉज θN और यहां पर डेल्टा DN। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सारे पैचेस का अलग अलग वर्क निकल आया। अब हमने क्या करना है, इन सब को प्लस कर देना है, इन सब को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो हमारे पास टोटल वर्क निकल आएगा। अब टोटल वर्क किस तरह से निकलेगा, डेल W टोटल, W क्या टोटल, मैं यहां पर कैपिटल T लिख देता हूं, मतलब टोटल वर्क कितना निकला। उसमें हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 अप टू डेल्टा WN, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे पैचेस का वर्क निकल आएगा। ओके हो गया। अब जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करें तो फिर हमारे पास किस तरह से वैल्यू आएंगी, तो W टोटल इज इक्वल टू F1 cos θ1 F1 cos θ1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos θ2 डेल्टा D2 अप टू FN cos θN डेल्टा DN। सही है। इन सब को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं कि वर्क टोटल इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ, ठीक है, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, सबमिशन ऑफ FI
cos थीटा आई डेल्टा डी आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब ये अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये हमने क्यों किया। देखिए ये सबमिशन का साइन है कि हमने इन सब को प्लस कर दिया है, हमने इन सब को क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, और इसमें f cos थीटा और डेल्टा डी उसी तरह। अब आई का क्या मतलब है, अगर हम पहले इंटरवल की बात कर रहे हैं, पहले पैच की बात कर रहे हैं, तो i इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो यहां पर क्या आएगा f1 cos थीटा 1 डेल्टा डी 1। अगर दूसरे की बात कर रहे हैं तो i की जगह 2 पुट कर दें, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो f2 cos थीटा 2 डेल्टा डी 2। अगर तीसरे की बात कर रहे हैं i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, f3 cos थीटा 3 डेल्टा डी 3। ठीक है, इसी तरह i इज इक्वल टू 1 से लेकर n पैचेस बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 पैचेस बनाए हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। अगर मैंने 100 पैचेस बनाए हैं, 100 इन शॉर्ट इंटरवल्स बनाए हैं, तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 1 और n की जगह लिख दूंगा 100 के 100 पैचेस हैं, उन सब को मैंने प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें नंबर बताएगा कि कितने पैचेस हैं जिनको हमने सबमिशन उसकी की, जिसको हमने प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन। यहां तक एक चीज खत्म। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल मेथड, क्या हम इसको ग्राफ के जरिए से कैसे शो कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सेम उसी तरह जैसे कांस्टेंट फोर्स में हमने वाई एक्सिस पे फोर्स ली थी, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया था, सेम इसी तरह हम वही कहानी यहां भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, और वाई एक्सिस पे एफ कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से वर्क होता है। तो इसमें हमारे पास वर्क जो फोर्स है वो किस तरह से आ रही है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसमें देखें, ग्राफ को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, फोर्स, और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। अगर तो जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब होगा कि फोर्स चेंज हो रही है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स ज्यादा, नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है, ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। ओके हो गया। अब इसमें देखिए, यहां से देखिए जो फोर्स है थोड़ी सी ऊपर, फिर यहां से नीचे, फिर यहां से और नीचे। तो ग्राफ क्या है, इसमें फोर्स वेरिएबल है। अगर तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती ना कांस्टेंट फोर्स की तरह, तो फोर्स वेरिएबल ना होती। लेकिन यहां पर क्या है, ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। और डिस्प्लेसमेंट क्या वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट देखें, पहले डिस्प्लेसमेंट इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट इतना, फिर डिस्प्लेसमेंट इतना, यानी इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। ओके, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसकी अगर हमें ये पॉइंट आप क्या लें, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए है, और ये कौन सा है, ये पॉइंट बी है, और ए से बी तक हमने जाना, उसमें फोर्स क्या है, वेरिएबल है। और हमने फिर क्या किया था, उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया था। सेम इसी तरह हम यहां भी क्या करेंगे, इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। और हम क्या कहेंगे, ये एक पैच कितना है, डेल्टा डी 1, ये दूसरा पैच कितना है, डेल्टा डी 2, और अप टू डेल्टा डी एन। ओके हो गया। तो ये हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन यहां पर एक आखिरी एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहां से जब हम यहां पर गए हैं, इतने डेल्टा डी 1 ये जो पैच बनाया है, क्या इसमें आप 100% श्योर है कि फोर्स कांस्टेंट है? आप कहेंगे 100% श्योर नहीं हो सकता है थोड़ी सी चेंज होगी हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं, मैं ना इस पैच को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब ये पैच इतना रह गया है, अब फोर्स कांस्टेंट है। आप कहेंगे कि जो एक्यूरेसी है फोर्स के कांस्टेंट होने की वो तो ज्यादा हो गई है, लेकिन हो सकता है अभी भी फोर्स थोड़ी सी चेंज हो रही हो। अच्छा, मैं कहूंगा यहां तक। अब आप कहेंगे अभी भी मुझे शक है, अब अभी भी मुझे शक है।
अगर मैं कहूँ मैं इस पैच को बहुत ज़्यादा छोटा कर देता हूँ, मतलब इतनू सा कर देता हूँ, आप कहें कि आपसे कोई पूछे अब मुझे बताएं ये छोटू से पैच की अब फोर्स कांस्टेंट है, आप कहेंगे कि 110% तो नहीं कह सकते कांस्टेंट है, लेकिन आप कह सकते हैं 95 से 98% आप इसकी फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। तो अब मैं इसमें ये वर्क वाला फार्मूला लगा के इसकी जो इसका वर्क है वो निकाल सकता हूँ, ठीक है, जिसमें फोर्स कांस्टेंट होती है। यानी कहने का मकसद ये है पैच जितना ज़्यादा छोटा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कांस्टेंट होगी और वर्क उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमें मिलेगा। यानी शर्त क्या है, पैच को बहुत ज़्यादा छोटा करना है जिससे हमें वर्क बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको बहुत सारे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूं, अगर मुझे वर्क एक्यूरेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दूंगा, मतलब इन पैचेस को मैं और ज़्यादा छोटा कर दूंगा, और ज़्यादा छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे कहे कि अगर इससे भी ज़्यादा मुझे वर्क एक्यूरेट निकालना है, मैं इन पैचेस को और ज़्यादा छोटा कर दूंगा, ये लो अब वर्क निकाल लो। मुझे कहेगा अभी भी सेटिस्फाइड हुआ, इन पैचेस को और ज़्यादा छोटा करो, मैंने कहा ये ले और ज़्यादा छोटा कर दिया। अगर मैं इन पैचेस को छोटा करते 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 बहुत ज़्यादा इसमें पैचेस बना दूँ, छोटे छोटे पैचेस, तो आपको ये बिल्कुल ब्लैक सा नज़र आने लग पड़ेगा और आपको एक भी पैच नज़र नहीं आएगा। क्यों? वो इतने ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे कि आपको इस तरह ब्लैक कलर से यहाँ पर नज़र आएगा। तो अब जो है वो वर्क तकरीबन वो एक्यूरेट निकलेगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, ठीक है। यानी इसमें हमने कंडीशन कौन सी लगाई है कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W टोटल वर्क इज इक्वल टू, ऊपर वाला फार्मूला क्या था कि समीशन, इस समीशन का साइन होता है और FI कॉज थीटा आई और डेल्टा डी आई। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लिमिट लगा देनी है। हमने क्या करना है, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। इस केस के लिए हमने क्या नहीं, डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि डेल्टा डी क्या है, छोटू सा पैच जो हमने बनाया था उसको इतना ज्यादा छोटा कर देना है कि वो नियरली अप्रोचेस टू जीरो हो जाए। अब यहां पर कई बच्चे समझते हैं कि डेल्टा डी इज इक्वल टू जीरो, ना, इज इक्वल टू जीरो नहीं है, अप्रोचेस टू जीरो। मतलब ये पैच हमने इतना छोटा कर देना, आप कह रहे हैं कि 0.0001 मीटर तक कर देना है, या 0.1 माइक्रोमीटर या 1 नैनोमीटर तक हमने इसको कर देना है। तो तकरीबन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इतना छोटू कर देते कि तकरीबन जीरो हो जाए। अब उसमें फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम जब इनका वर्क कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।